राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अगर आपको मौका मिले उनके सामने कोई एक सबसे बड़ी मांग रखने का, वो आप क्या रखेंगे? थप्पड़ मारा है भजनलाल शर्मा को और डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, अफसरों को, पुलिस वालों को, सबको थप्पड़ मारा है कि देखो मेरे खिलाफ पोक्सो के 10 मुकदमे, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखिए, विदेश नीति के मामले में भारत ने उन ऊंचाइयों को छुआ है जो कभी नहीं थे हम लोग। ये बात चाहे नरेंद्र मोदी का मैं कितना ही विरोधी हूं, लेकिन विदेश नीति के मामले में आज भारत दुनिया के उन देशों में जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और अशोक गहलोत को जो जानते हैं ना, उनको पता है कि इसकी पूरी राजनीति झूठे मुकदमों से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। इसको झूठे मुकदमों के अलावा कुछ आता ही नहीं है दूसरा काम। ऐसा कैरेक्टर अशोक गहलोत का है। 13 साल बाद फिर जब वो मुख्यमंत्री बना तो 2022 में उसने फिर वो काम किया जो पिछली बार किया था, वही झूठे मुकदमे, और इस बार उसने मुझे गिरफ्तार करके जेल में भी डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। आज मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के सबसे चर्चित वकीलों में शुमार एडवोकेट श्री गोवर्धन सिंह जी। इनके साथ आज हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने आए हैं और जो इन्होंने धरातल पर संघर्ष किया है उन बातों को इनके साथ साझा करने आए हैं और इनसे जानने आए हैं इनके संघर्ष की कहानी, किस तरीके से इन्होंने संघर्ष शुरू किया और आज भी राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के बावजूद लगातार लोगों के बीच संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है आरटीआई को लेकर है, जो आपने शुरुआत की है आरटीआई लगाने की। लगातार जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे नेता हो, आप आरटीआई लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दबाव होता है प्रशासनिक या फिर राजनीतिक दबाव भी आते हैं, तो ऐसा कुछ आपके सामने आया है? आरटीआई मैंने नहीं लगाई है। भारत के संसद ने कानून पास किया कि आरटीआई में सूचनाएं सरकार के किसी भी विभाग से ले सकते हैं। तो सूचना लेने में तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। सूचना लेने के बाद उन सूचनाओं में अगर कोई भ्रष्टाचार घोटाला निकलता है तो फिर कार्रवाई जो होती है उसमें भ्रष्टाचारी जेल जाता है, एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, कोर्ट पुलिस के माध्यम से। तो वो आरटीआई की जो बात है आप कह रहे हैं। और वैसे जो है आरटीआई कानून को, जिसमें बहुत ज़बरदस्त धार थी है, लेकिन उसको सरकारों ने अलग अलग तरीक़ों से जो सूचना एक्ट बिठा दिए, ये बेईमान से बेईमान लोगों को उठा कर ले आए और वो सूचनाएं जो है छुपाई जा रही है सरकारों द्वारा। तो ऐसा भी है कोई आपके ऊपर, जैसे कई बार हमने देखते हैं कि आरटीआई जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके ऊपर राजनीतिक दबाव आता है, कई बार धमकियां भी आती हैं उनको सुनने में, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मुझे लगता है अब आप मुझे इतना जान चुके हैं, देखने वाले भी मुझे जान चुके हैं, तो ये सारे जो है कोर्स कभी पूरे हो गए, सिलेबस खत्म हो गया था ये पहले ही, बहुत ज़माने में, 2005-06 की बात है। ये जो लोग होते हैं ना, ये पहले लालच देते हैं, फिर डराते धमकाते हैं, वो सब चीज़ें भी करते हैं। तो वो मुझे लगता है मेरे साथ हुई नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैं इनको पार कर गया था और बाद में तो ये बेईमानों की हिम्मत भी नहीं होती किसी से मेरे से बात करने की। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आपके जीवन का माना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके बारे में लगातार चर्चाएं चलती हैं कि कई बार कई चीज़ें उन्होंने इस तरीके की आपके साथ में कि आपको 8 महीने के से ज़्यादा का समय जेल में बिताना पड़ा और कई तरह की यातनाएं आपको सहनी पड़ी। आपका एक पत्र जो है वो वायरल होता है, कई बार आप फेसबुक पर साझा करते रहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मामला था, कैसे क्या हुआ था उसमें? ये बात 2 टुकड़ों में समझनी पड़ेगी। अशोक गहलोत ने 2010 में जो किया वही काम 2022 में किया, 13 साल के गैप से, क्योंकि अशोक गहलोत भूलता ही नहीं है। और अशोक गहलोत को जो जानते हैं ना, उनको पता है कि इसकी पूरी राजनीति झूठे मुकदमों से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। इसको झूठे मुकदमों के अलावा कुछ आता ही नहीं है दूसरा काम। और 2010 में जो मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए थे, एक ही महीने में बहुत सारे मुकदमे करके, उन सारे मुकदमों में जब हाई कोर्ट पीछे पड़ा, सुपरविजन किया, तो सब पर रोक लगी, सब में झूठे पाए गए। राजस्थान सरकार ने 1 लाख रुपए मेरे खाते में डाला और उसके अलावा पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ। पहले से लेकर अंत तक पूरी कहानी झूठी पाई गई। ऐसा कैरेक्टर अशोक गहलोत का है। 13 साल बाद फिर जब वो मुख्यमंत्री बना तो 2022 में उसने फिर वो काम किया जो पिछली बार किया था, वही झूठे मुकदमे, और इस बार उसने मुझे गिरफ्तार करके जेल में भी डाला।
121 दिन की पुलिस कस्टडी, टोटल 9 महीने जेल और अनेकों मुकदमे उसने किए, लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई और आज वो मारा मारा फिर रहा है, उसको कोई पूछने को तैयार नहीं है। वो जहां रहेगा, जैसा रहेगा, झूठे मुकदमे करता रहेगा, लेकिन जनता ने भी जय की, हिंद की जय की, मेरे वकील साथियों ने हिंद की जय की, मैं भी हिंद की जय से डिगा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं। जी, तो जैसे अशोक गहलोत ने जो भी मामले आप पर लगाए वो गलत साबित हुए, तो अभी जो सरकार है भजनलाल शर्मा की है और आप ज़्यादातर जो वीडियो साझा अभी कर रहे हैं उनमें जो 52 विधायकों का स्टिंग किया हुआ है, दैनिक भास्कर का नाम जिसमें आप ज़्यादातर लेते हैं, तो अशोक गहलोत पूर्व सरकार में थे, अभी भजनलाल शर्मा हैं, तो भजनलाल सरकार जो है उसको आप दबाव में महसूस करते हैं दैनिक भास्कर के नीचे? 100% दबाव में है। मैं आपको, एक तवे पर रोटी होती ना, तो तवे पर रोटी ऐसी पड़ी है, इधर सिक गई, इधर से फिर सेक लेते हैं, तो ये जो पहले तवे पर रोटी इधर सिक रही थी, अब इधर सिक रही है। धंधा वही जारी है, झूठे मुकदमों का भी, भ्रष्टाचार का भी, गलत कामों का भी, अफसरों का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है, नेताओं का खेल बदस्तूर जारी है। तो अब आपकी बात का जवाब यह है कि 52 एमएलए का स्टिंग दैनिक भास्कर के पास पड़ा है, उसके दबाव में मुख्यमंत्री, अफसर और सारे लोग हैं। आपको लगता है कि दैनिक भास्कर केवल नेताओं का स्टिंग करता होगा? उसने निश्चित रूप से डीजीपी राजीव शर्मा का भी स्टिंग कर रखा होगा, उसने सचिन मित्तल यहाँ का कमिश्नर है उसका भी कर रखा होगा, और राजस्थान के जिलों में जो एसपी बैठते हैं, कलेक्टर बैठते हैं, उनका भी कर रखा है। और इसी कारण से उनके कामों में निश्चित रूप से दबाव दिखता है जब भास्कर की बात आती है। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल, उसके संपादक पंत और पत्रकारों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की शिकायतें थानों में धूल फांक रही है। ये सरकार, ये मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री, डीजीपी और एसपी उसको दर्ज तक करने को तैयार नहीं। जांच तो बहुत दूर की बात है। एक वीडियो सभी ने देखी थी जिसमें जो भास्कर के संपादक पंत हैं वो खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ पोक्सो के इतने मुकदमे दर्ज हैं, आज तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो पाया है। तो पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे अभी जो सरकार है भजनलाल सरकार वो हो, तो इनमें क्या आप एक तरीके से एकजुटता मानते हैं कि एक तरीके से जो मौसेरे भाई होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, वो वाली कहावत? देखो, वो जो वीडियो है ना, उसमें वो कहता है 10 से ज्यादा पोक्सो के मुकदमे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जो भी बात वो कह रहा है, वास्तव में वो लाइनें हमारे कान में ऐसी पड़ रही है। और असली बात उसने कहा, ये जो लाइनें बोली ना, इन लाइनों से थप्पड़ मारा है भजनलाल शर्मा को और डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, अफसरों को, पुलिस वालों को, सबको थप्पड़ मारा है कि देखो मेरे खिलाफ पोक्सो के 10 मुकदमे, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यह ताकत उसके पास, वो जो स्टिंग वीडियो है नेताओं के, अफसरों के, शायद जजों के भी, वो ताकत देते हैं ऐसा बोलने की उसको। तो आपकी नज़र में इस चीज़ का कोई समाधान है जिससे सरकार इनके दबाव में ना आकर इनके खिलाफ कार्रवाई करे? समाधान एक जो है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में मामला चल रहा है। ये जो स्टिंग वीडियोज में भ्रष्टाचार जो हुआ था, रिश्वत दी गई, ली गई, दोनों अपराध देना लेना, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो में सुधीर अग्रवाल के खिलाफ वहां का डीजी गोविंद अग्रवाल मामला दर्ज करने को तैयार नहीं है, जांच करने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से जब उसमें जांच होगी तो निश्चित रूप से ये सारे लोग नंगे हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अभी कम से कम 8 से 10 दिन पहले तक लगातार 3 से 4 खबरें लगातार आपके खिलाफ छापी गई और तमाम तरीके से गलत तरीके से जो दिखाया गया जनता को, जिसकी वजह से मैंने भी खुद देखा था सोशल मीडिया पे कि जो जनता थी उसके मन में आपके खिलाफ जो है गलत छवि बन गई कि जैसे 32 केस हैं किसी वकील पर और 30 से ज़्यादा केस हैं, उनके खिलाफ कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो दैनिक भास्कर की इस सोच पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों में क्या बन गई वो आपको तो बतंगड़ बनाना आता है, नाम भी आपको बतंगड़ है, लेकिन सच बात यह है कि वो जो मुकदमे 32 आप बता रहे हैं वो मुकदमे अर्धशतक 50 लग चुके हैं। और उन 50 ही मुकदमों की बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि अशोक गहलोत द्वारा कराए गए मुकदमों में सब में नेगेटिव एफआईआर पेश हुई, झूठे पाए गए, सरकार ने मेरे खाते में 1 लाख रुपए डाले, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन कर दिया। लेकिन आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, दैनिक भास्कर कौन? ये वही दैनिक भास्कर है जो वसुंधरा राजे को धमकाता है, अशोक गहलोत को धमकाता है, भजनलाल को धमकाता है। आप मुझे बताइए,
जब उसके खिलाफ पोक्सो के मुकदमे होंगे, सरकार तो कुछ कर नहीं रही, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, लेकिन हम न्यायपालिका और अन्य माध्यमों से, जनता के माध्यमों से जब कार्रवाई करना चाह रहे हैं पोक्सो जैसे अपराधों में, तो दर्द होगा। तो आपके पास बतंगड़ है, उसके पास दैनिक भास्कर है, तो आप इस पर बतंगड़ बनाएंगे, वो उस पर बतंगड़ बनाएंगे। तो वो जो बात कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं, जनता को पता चल गई। आप अगर सोशल मीडिया से कनेक्ट है तो देखिए, उनको जमकर गालियां निकाल रही जनता और लानत दे रही है। और ये जो खबरें छाप रहे थे वो खबरें 3-4 नहीं थी, खबरें 10 खबरें इन्होंने लगातार छापी, फोटो सहित फ्रंट पेज पर ऑल एडिशन में। उससे पहले पिछले साल इन्होंने 8 खबरें छापी थी, और जब अशोक गहलोत ने एपिसोड किया 2022 वाला, 64 खबरें इन्होंने छापी। तो ये जो खबरें छापते हैं जनता समझ जाती है यार, 1 खबर 2 खबर 3 खबर 64 100 खबरें छाप रहे हैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, तो वो सत्यता जनता समझती है। जनता सब जानती है, चाहे कोई कितना ही झूठ बोल ले। एक अन्य मुद्दा है यूजीसी को लेकर, जिससे देश में बवाल मचा हुआ है। इसको आप किस रूप में देखते हैं कि जो सवर्ण छात्र हैं, SC ST के छात्र हैं, तो जो नियम आया है यूजीसी का, उसमें जो सामाजिक रूप से वमनीयता फैल रही है और तमाम तरीके के दंगे भी हो रहे हैं, JNU में भड़काऊ जो भाषण दिए जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट हो चाहे देश में अन्य नागरिक हो, उनको बांटने का काम नहीं करना चाहिए। नेता, ये जो कानून बनाने वाले अन्य लोग, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट हो चाहे कोई और व्यक्ति, जिसके साथ घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, पीड़ा हुई है, पीड़ा देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन सी जाति का है, कौन से वर्ग का है, चाहे वो पीड़ित इधर हो उधर हो, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और पीड़ा देने वाले को दंड मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, एक आपने उदयपुर में करणी माता मंदिर के खिलाफ जो लोढ़ा कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है, इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, वो किस दिशा में है अभी? देखिए, उदयपुर में करणी माता मंदिर की 10 बीघा 5 बिस्वा जमीन पर गुलाब चंद कटारिया, राज्यपाल पंजाब के इशारे पर, वहां उसी के रिश्तेदार, उसके निकट व्यक्ति लोढ़ा ने कब्जा कर रखा है, और वो जमीन भी लगभग 700-800 करोड़ की जमीन है। और हमने उन्हीं कागजातों के माध्यम से जनता को अवेयर किया कि यहाँ करणी माता का मंदिर है, जिस पर उसने रास्ता बंद कर दिया था, अब रास्ता खुला है, और निश्चित रूप से वहाँ की माता जी की इंच जमीन मुक्त होगी और लोग वहाँ पर करणी माता के मंदिर को एक न एक दिन भव्य रूप में देख पाएंगे। वैसे तो धरातल पर आप सभी क्षेत्रों में संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपके जीवन की जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है, वो किसे मानते हैं आप? लड़ाई कुछ नहीं है। देखो, मैं बताऊँ आपको, लोगों में जो जागरूक लोग हैं, जो जनता है, उनको सच बताने का काम लोगों ने बंद कर दिया था। जैसे आप पत्रकार के रूप में मेरे पास आए हैं, चलो आजकल सोशल मीडिया आ गया तो स्थितियां बदल गई, लेकिन क्या इससे पहले सच आ रहा था कि जनता के सामने? नहीं आ रहा था। तो सच बताने का काम जब जिनका था, चौथे स्तंभ के रूप में आप लोगों का था, आपने जब बंद किया तो जनता खुद ही आगे आ गई, और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने सच आने लगा। वो सच बताने का जो काम है मैं कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए और हर एक नागरिक को करना चाहिए। ये जो संघर्ष है, ये लड़ाई है, लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, लड़ाई है बुराई से, और लड़ाई है अधर्मियों से। वो जो अधर्म जब रहेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर एक सवाल मेरा और है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अगर आपको मौका मिले उनके सामने कोई एक सबसे बड़ी मांग रखने का, वो आप क्या रखेंगे? क्या मांग रखेंगे यार? मुझे लगता है कि राजस्थान की किस्मत अगर फूटी भी नहीं होती तो बार बार कभी कांग्रेस बीजेपी जनता क्यों करती? और मांग रखने वाले उनके सामने है, वसुंधरा जी हो चाहे अशोक गहलोत, तो भजनलाल हो, कि कब्जे करा दो साहब, कब्जे खाली करा दो साहब, जुआ सट्टा चल रहा है, शराब का जो अवैध व्यवसाय चल रहा है, तो मांग रख रहे हैं और उनकी मांग मानी जा रही है। तो मुझे लगता है मांग वो रखेंगे। अब मांग तो जनता जिस दिन वोट देने की बारी आएगी उसी दिन रखेगी, और वोट देकर ही बताएगी तुम्हारा क्या कर्म था और ये लो तुम्हारे को वोट दिए। आपकी नज़र में जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, और जो नेता हैं, अधिकारी हैं, और जो ऊपरी तबके के जो लोग हैं, उनकी मांगें लगातार सरकार में सुनी जाती है।
हाँ, निश्चित रूप से अगर ऐसा नहीं होता तो भ्रष्टाचारी इस तरह खुलेआम थोड़ी कर पाते। जो भ्रष्टाचार चल रहा है राजस्थान में, जो अव्यवस्था चल रही है, अफसरों का जो राज चल रहा है, और सरकार सीएमओ कह रहा है हमको तो पता ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें चल रही है ना, इसका मतलब ये है कि या तो ये अयोग्य लोग हैं या इन्होंने खुली छूट दे रखी है। दो ही कारण हो सकते हैं। एक अंतिम मेरा सवाल है, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा देशव्यापी है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है कि जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, फिर कम किया, उसके बाद में तेल लेना रूस से बंद किया गया। तो अब जो अमेरिका ने छूट दी है भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं जो अभी किसी दबाव में हैं ट्रंप के? देखिए, विदेश नीति के मामले में भारत ने उन ऊंचाइयों को छुआ है जो कभी नहीं थे हम लोग। ये बात चाहे नरेंद्र मोदी का मैं कितना ही विरोधी हूं, लेकिन विदेश नीति के मामले में आज भारत दुनिया के उन देशों में जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो हमारी विदेश नीति में कोई कमी नहीं है। वो ट्रंप जो है अमेरिका वाला, वो कभी कभी कुछ भी ऊटपटांग बोलता रहता है। तो जब उसके ऊटपटांग बोलने से हमको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए और देश पर और इस मामले में, विदेश नीति के मामले में भरोसा रखना चाहिए हमको कि भारत के लोग, भारत के मामलों में भारत की प्राथमिकता ये सब देख रहे होंगे। निश्चित रूप से ठीक होगा। और जो लोग विदेश नीति के मामले में जो बोल करके और पाकिस्तान को, चाइना को या अन्य लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे, मैं उनमें से नहीं हूं। मेरे लिए देश प्रथम है, इसलिए देश प्रथम के नाते मैं वो काम करूंगा जो एक नागरिक को करना चाहिए, आदर्श के रूप में उसकी जो ड्यूटी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बतंगड़ चैनल पर जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी। इनके सामने हमने जो भी बातें रखी उनका इन्होंने बखूबी जवाब दिया और देश से लेकर राज्य और राज्य से लेकर ज़िले तक की जो छोटी से छोटी बातें थी उनको बखूबी एक अपने उच्चतम स्तर से इन्होंने समझाया। आप सभी बतंगड़ पर जुड़े रहें। धन्यवाद।